हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। अब ये जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम रोज नए नए न्यूज आर्टिकल्स को उठाएंगे और उन आर्टिकल्स को ट्रीट करेंगे एज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो न्यूज आर्टिकल्स हैं यही पैसेज बन के आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता चलने वाली है। पहली चीज जो आपको पता चलेगी वो ये है कि किस तरह के न्यूज आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या किस तरह के आर्टिकल्स पे आपको फोकस करना है। तो आप जानते हैं अभी के टाइम में कोविड-19 इज द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। तो कोविड-19 के बारे में जितने भी आर्टिकल्स आपको मिलते हैं अच्छे से पढ़ें और उन्हें ध्यान रखें। दूसरा है एनवायरमेंट बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बुश फायर्स हो रही हैं या फिर फ्लड्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ये सब आर्टिकल्स जो है इनके ऊपर बेस्ड वो सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिसीज, बिजनेसेस, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये जब एनवायरमेंट से अफेक्ट हुई है तो किस तरह से अफेक्ट हुई है, इसके ऊपर जो भी आर्टिकल होगा उसे भी आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई साइंस पे बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिलता है या आर्टिकल मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो आर्टिकल है उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो साइंटिफिक पैसेज होता है उसके अंदर इंग्लिश की नॉलेज चेक होती है, साइंस की नॉलेज चेक नहीं होती। इसलिए जितने भी साइंटिफिक टर्म्स है बड़े बड़े उन्हें इग्नोर कर दीजिए, उन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब आपको इस तरह का कोई पैसेज मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसे अच्छे से ऊपर से नीचे तक पढ़ लेंगे, ठीक है, रीडिंग मार लेंगे और उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे 3 बातों का। पहली बात यह होगी कि आपको पता होना चाहिए वो पैसेज किस एम से लिखा गया है, यानी कि ऑथर ने उसे किस ऑब्जेक्टिव से लिखा है, क्यों लिखा है उस पैसेज को। दूसरी बात, उसके अंदर जितने भी फैक्ट्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, जिस पर भी आपको लग रहा है सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था। इसके अलावा तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस पैसेज का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यानी कि इस पैसेज का रिजल्ट क्या निकलता है, इस पैसेज को पढ़ने से हमें क्या समझ आता है। तो ये तीनों चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप उसे पैसेज को पढ़ते वक्त भी ध्यान रखेंगे और इसी तरह के सवाल आपके पैसेज में जनरली बनते हैं। यहां आप देख सकते हैं एक कोविड-19 पे आर्टिकल है, तो शुरू करते हैं। Exhaled breath of COVID-19 patients can contain novel coronavirus, यानी कि यहां पर एक नई स्टडी हुई है जो कि हमें कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में कुछ नया बता रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या जानते थे कोविड-19 के बारे में, हम ये जानते थे कि हमें कोविड-19 कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किन चीजों की वजह से, उन लोगों से या फिर उन सर्विसेज से जो इन्फेक्टेड लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हम अभी तक सबसे बड़ा रीजन मान रहे थे जो कि जरूरी था फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। इसलिए हम उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम लॉकडाउन लगा रहे थे। लेकिन अब ये जो नई स्टडी है उससे ये पता चला है कि एक्चुअल जो मेजर रीजन है कोरोना वायरस के फैलने का वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। और एयरबोर्न ट्रांसमिशन इसलिए क्योंकि अभी अभी ये पता लगाया गया है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो 1 मिनट के अंदर 1000 से 1 लाख आरएनए कॉपीज को रिलीज करता है अपनी ब्रेथ के साथ, ठीक है। यानी हम ये समझ सकते हैं जैसे वायरस जो है वो उसमें सेल नहीं होती, ठीक है, तो या तो उसमें आरएनए होता है या फिर उसमें डीएनए होता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के अंदर आरएनए होता है, मतलब 1 लाख वायरस की कॉपीज 1 मिनट के अंदर कोई पेशेंट अपनी ब्रेथ के साथ बाहर निकाल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम कुछ घंटों तक उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो कितने सारे वायरस के पार्टिकल्स को हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में भेज सकता है, ठीक है। तो और ये जो 1 लाख तक की कॉपीज है ना, ये 1 मीटर क्यूब तक में फैल सकती है 1 मिनट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रोल है एयरबोर्न ट्रांसमिशन का कोरोना वायरस को स्प्रेड करने में, ठीक है। इसके अलावा इस स्टडी ने 27 पेशेंट्स को लिया, ठीक है, और उन पर चेक किया उन्होंने कि कौन सी सरफेस पर उनके जो कोरोना वायरस है वो पाए गए हैं, यानी कि ये सारे 27 पेशेंट्स कोरोना वायरस पॉजिटिव थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि 22 लोग जो थे इनमें से उनके फोन पर कोरोना वायरस मिला है। इसके अलावा इनमें से 5 ऐसे लोग थे जो अंडर 50 थे, यानी कि यंग पॉपुलेशन में आते हैं, उनके अंदर
5 लोगों की ब्रेथ में कोरोना वायरस मिला है। यानी आप सोच सकते हैं अगर 5 लोगों की ब्रेथ में मिला है, यानी उन्होंने पर मिनट कितने सारे कोरोना वायरस एटमॉस्फेयर में रिलीज करे होंगे जस्ट बाय ब्रीदिंग। ठीक है, इसके अलावा इनमें से किसी के भी हाथों पर इन्हें कोरोना वायरस नहीं मिला है। ठीक है, यानी कि इतने टाइम से जो हम बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्प्रेड करने में कोरोना वायरस को वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ब्रीथ करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस को रिलीज कर सकता है। इसके अलावा इनके टॉयलेट पिट पे सिर्फ एक ही पेशेंट था जिसके कोरोना वायरस के इन्फेक्शन मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और स्टडी करी जिसके अंदर इन्होंने 242 सर्फेसेस को देखा और इनमें से सिर्फ 13 सर्फेसेस इन्फेक्टेड मिली। यानी कि एक पेशेंट के आसपास की 242 सर्फेसेस को टेस्ट करने के बाद इन्हें सिर्फ 13 सर्फेसेस पे कोरोना वायरस मिला है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अभी तक जो हम मान रहे थे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में जो सबसे मेजर रीजन है कोरोना वायरस के फैलने का वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो भी हवा में रिलीज हो रहे हैं कोरोना वायरस के पार्टिकल्स उससे हम तभी बच सकते हैं जब हमने मास्क लगा रखे हो। ठीक है, और इस बात को WHO ने भी माना है, इसलिए जो स्टडी है ये पूरी तरह से सही प्रूव हो चुकी है। तो अब एक्चुअल आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल की हेडिंग देखिए आप, हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई एक नई स्टडी हुई है जिसने ये पता लगाया है कि कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनकी एक्सेल्ड ब्रेथ के अंदर भी कोरोना वायरस हो सकता है। यानी कि जब वो ब्रीथ कर रहे हैं तब भी वो उसके साथ में कोरोना वायरस को स्प्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द प्री प्रिंट, यानी कि जब भी एक स्टडी पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुई होती है, पूरी तरह से प्रूव नहीं होती है, तब तक उसे एक प्री प्रिंट माना जाता है। ठीक है, तो प्री प्रिंट के हिसाब से जो ब्रेथ एमिशन रेट है, यानी कि सांस के साथ में जो हम कोरोना वायरस को निकाल रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा हाई थी तब जब जो पेशेंट्स हैं वो अर्लियर स्टेजेस में थे कोविड-19 की। यानी आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 वाले पेशेंट्स जिनको पता भी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, वो लोग हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस ऑलरेडी स्प्रेड करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत में लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जुलाई 9 को ये बात बताई थी कि टॉकिंग, सिंगिंग और शाउटिंग इनकी वजह से नोवेल कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो नई स्टडी है उसने पता लगाया है कि ब्रीदिंग से भी कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टडी है ये पब्लिश हुई है नेचर में। नेचर एक जर्नल है जो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पब्लिश करती है, तो इस जर्नल के अंदर ये बात भी, ये स्टडी भी पब्लिश हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता लगाया गया है कि जो एयरबोर्न कोरोना वायरस है वो पेशेंट की ब्रेथ से निकलकर आया है। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में कई सारे कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को बाहर छोड़ देते हैं अगर हम इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, और कुछ और ऐसी ही स्टडीज हुई हैं जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन के ऊपर है वायरस के, जिनसे ये पता लगाया गया है कि सांस लेने से या फिर बोलने से हमारा जो कोरोना वायरस है वो एयर में जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एक नई स्टडी है जो कि जुलाई 2 को जिसका प्री प्रिंट निकला था, उससे ये पता चला है कि कोरोना वायरस जो है वो ब्रीदिंग की वजह से स्प्रेड होता है। यानी कि कई सारी स्टडीज हो चुकी है इस बारे में, और इतनी सारी स्टडीज अगर हुई हैं, मतलब इतने सारे लोगों को अगर लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस बात में कुछ तो दम होगा, है ना। तो प्री प्रिंट्स जो है वो अभी पीयर रिव्यू होना जरूरी है, यानी कि इनका अच्छे से रिव्यू किया जाएगा, इन्हें सही प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो स्टडी है ये इस बात से जुड़ी हुई है कि जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है वायरस का, वो वायरस के स्प्रेड में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टडी है ये कहती है कि अर्लियर स्टेजेस जो है डिजीज के, यानी कि जब आप कोरोना वायरस से जस्ट इन्फेक्ट ही हुए हैं
तब आपकी सबसे ज्यादा हाई स्पीड होगी उसे अपनी ब्रेथ के साथ हवा में रिलीज करने की, ठीक है। तो जुलाई 9 को WHO ने भी इस बात को माना था कि कोरोना वायरस जो है वो एयरबोर्न है, ठीक है, यानी कि वो हवा में हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ब्रेथ से वो निकल के आ रहा है, लेकिन वो एयरबोर्न हो सकता है, यानी हवा में हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा, आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि आप जहां भी रह रहे हैं अभी के टाइम में आपको एसी, कूलर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रूम जो है वो चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो आपको जनरली अच्छे वेंटिलेशन में रहना है, ताकि ये जो कोरोना वायरस है अगर ये एयरबोर्न हो तो ये बाहर निकल जाए, ठीक है, ताकि ये जो कोरोना वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड ना हो पाए। क्योंकि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क है कि कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ये जो स्टडीज हमने देखी थी इससे पहले वाले पैराग्राफ में इंट्रो के अंदर, उन स्टडीज को डिटेल में बताया गया है। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से एयरबोर्न ट्रांसमिशन की वजह से हमारा जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एस्टिमेटेड रेट है या जो स्पीड है एक पेशेंट के कोरोना वायरस को रिलीज करने की, वो है 1000 to 1 लाख RNA कॉपीज पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर अगर कोई भी नॉर्मल कोरोना वायरस पेशेंट जो है वो ब्रीथ कर रहा है तो वहां पे वो 1000 से 1 लाख कोरोना वायरस की कॉपीज को रिलीज कर देगा। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चलता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास 1 मीटर क्यूब तक के एरिया के अंदर आपको 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के कोरोना वायरस कॉपीज मिल सकते हैं, यानी कि बहुत लार्ज नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक कोविड-19 पेशेंट जो है वो 1 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ वायरसेस को रिलीज कर सकता है, यानी कि कितना खतरनाक हो सकता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ये आप इस स्टडी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माओशेंग याओ, ये जो पीकिंग यूनिवर्सिटी का मेन हेड है, डायरेक्टर है, उसने बताया है कि हमारी टीम ने ये पता लगाया है, हमारी टीम इस बात को प्रूव कर सकती है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है कोविड-19 का वो ब्रीदिंग से होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है, ये इस यूनिवर्सिटी के लोगों ने पता लगाया है, ठीक है। अब इसे इन्फ्लुएंस क्या क्या चीजें करती है, यानी कि जो एमिशन रेट है या जिस स्पीड से कोरोना वायरस आपकी ब्रेथ से निकल रहे हैं, इस बात को कौन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एमिशन रेट है ये अफेक्ट होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर है डिजीज की स्टेज कौन सी है। हम सब जानते हैं, आपने शुरुआत में ही सब हेडिंग में पढ़ लिया था कि अगर आप अर्लियर स्टेजेस में है कोविड-19 की तो उस टाइम पे आपकी जो एमिशन रेट है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, एज कैसी है, इन सारी चीजों से इस बात से फर्क पड़ता है कि एयर में हम कितने वायरसेस को रिलीज करने वाले हैं अपनी एक ब्रेथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ये जो स्टडी है इसने पता लगाया है कि SARS-CoV-2 की जो ब्रेथ एमिशन रेट है वो हाईएस्ट थी जब वो एयर में रिलीज की जा रही थी, ठीक है। यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा हम कोरोना वायरस को फैला रहे हैं एज कंपेयर टू हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो फैला रहे हैं, ठीक है। अब इस वायरस एमिशन के अंदर, इस स्टडी के अंदर एक सबसे बड़ा कैच जो है वो ये है कि ये जो पूरा इवेंट है, ये जो वायरस एमिशन की पूरी रेट है, ये रेगुलर नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये है एक स्पोरेडिक इवेंट, यानी कि कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर हम 2-3 दिन के गैप में अगर चेक करेंगे या अलग अलग टाइम पे चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि एक टाइम पे तो स्पीड बहुत हाई है और दूसरे टाइम पे बहुत लो है, जबकि स्टेज वही चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे एक स्पोरेडिक इवेंट मान रहे हैं। अब ये जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने स्टडी को किया, उन्होंने देखा कि 2 ब्रेथ सैंपल्स लिए एक ही पेशेंट के अलग अलग दिनों में, तो उन्होंने देखा कि ये जो रेट थी एमिशन की वो डिफरेंट आ रही थी। इसी से उन्होंने ये पता लगाया। अब उन्होंने जो मेन स्टडी करी थी वो ये थी कि उन्होंने 27 कोविड-19 पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जो इन्फेक्टेड थे, जिनमें सिम्टम्स पाए गए थे। तो सिम्टम्स से लेके जब उनके टेस्ट रिजल्ट्स आए, जब तक उनके सैंपल्स लिए गए, उसके बीच में 14 दिन का गैप था या 14 दिन से कम का गैप था, ठीक है। यानी कि अगले 14 दिन के अंदर हम जानते हैं जब सिम्टम्स दिखे हैं उसके 14 दिन के अंदर अगर हम ठीक हो जाते हैं मतलब हम इन्फेक्टेड नहीं है या फिर कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो 14 दिन के अंदर अंदर उनसे सैंपल लिए गए जब उन्हें सिम्टम्स दिखे थे तब।
उसमें ये पाया गया कि उन 27 पेशेंट्स के अंदर सिर्फ 5 ऐसे पेशेंट्स थे जिनके ब्रेथ में ये सैंपल मिला है वायरस का। ठीक है, तो ये जो 5 पेशेंट्स थे ना, ये थे एजेड अंडर 50, यानी कि ये यंग पेशेंट्स थे। इससे ओल्डर जो पेशेंट्स थे उनमें तो मिले ही, लेकिन 50 से कम एज वाले भी 5 पेशेंट्स के अंदर हमें ये मिल गया कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो वायरस का। ठीक है, यानी आप सोच सकते हैं एक पेशेंट 1 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ वायरसेस अगर एयर में डाल सकता है, तो 5 पेशेंट्स कितने वायरसेस को स्प्रेड कर चुके होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो 5 पेशेंट्स हैं, इनके हाथों में से किसी के भी हाथ पर वायरस नहीं पाया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये देखा गया कि इनकी जो एमिशन रेट है वो 1000 से लेके 1 लाख आरएनए कॉपीज है पर मिनट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा 22 लोग जो थे, इन 27 लोगों में से 22 लोगों के फोन पर वायरस का सैंपल मिला है। और उसके अलावा टॉयलेट पिट की सरफेस पे एक ही पेशेंट है जिसका वायरस मिला है। ठीक है, तो वायरस जो है, जो एक्सेल्ड ब्रेथ से निकल रहा है, हमारी ब्रीदिंग की वजह से जो स्प्रेड हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर कंटैमिनेशन ऑन सर्फेसेस। यानी कि रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब हम सर्फेस पे चेक कर रहे हैं तब जनरली हमें नॉर्मली तो चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि एयर से वो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो जाके किसी सरफेस पे चिपक रहे हो, इस वजह से सरफेसेस भी कंटैमिनेट हो रही हो। ठीक है, तो इसके अलावा भी इन्होंने एक लास्ट स्टडी करी, उसमें उन्होंने क्या देखा, 242 सर्फेसेस उन्होंने सैंपल के हिसाब से ली, यानी कि वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनके आसपास 242 सर्फेसेस थी। उनमें से सिर्फ 13 सर्फेसेस ऐसी थी जो कि पॉजिटिव पाई गई, यानी कि उन पेशेंट्स ने ऑब्वियसली उन सारे ही सर्फेसेस पे टच किया होगा, लेकिन वहां पे वायरस नहीं मिला। वायरस सिर्फ 13 सर्फेसेस पे मिला। तो ये हो सकता है कि शायद हवा में से उड़ते हुए वो जो वायरस है, वो वायरस पार्टिकल्स उन सर्फेस पे लग गए हों। तो अभी मैंने आपको एक स्टडी बताई थी जिसके अंदर 242 सर्फेसेस ली गई थी, जिसमें से सिर्फ 13 सर्फेसेस के ऊपर वायरस मिला था। तो वो 242 सर्फेसेस थी कौन सी? तो वो 5 कैटेगरीज की थी। ठीक है, पहली कैटेगरी थी टॉयलेट पिट्स। ठीक है, टॉयलेट पिट्स देखे गए उन पेशेंट्स के जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें से 12 सर्फेसेस ली गई। ठीक है, हॉस्पिटल फ्लोर की 16 सर्फेसेस, दूसरी जो सर्फेसेस थी वो 27 थी। पेशेंट टचिंग सर्फेसेस, यानी कि वो सर्फेसेस जो पेशेंट सबसे ज्यादा टच करता है, वो 149 ली गई, और मेडिकल टचिंग सर्फेसेस 38 ली गई, जिसके अंदर से हमें ये पता चला कि एक्चुअल में ये जो 242 सर्फेसेस हैं, इसमें से सिर्फ 5.4 सर्फेसेस के ऊपर कोरोना वायरस मिला है, यानी कि सिर्फ 13 सर्फेसेस पर कोरोना वायरस मिला है। आप देख सकते हैं पेशेंट टचिंग जो सर्फेसेस हैं उस पे सिर्फ 4.0% कोरोना वायरस पाया गया है। यानी आप सोच सकते हैं 149 सर्फेसेस में से कितनी कम सर्फेसेस हैं जिन पर पेशेंट रोज टच करता है, फिर भी वहां पर कोई वायरस नहीं मिला। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आज तक जो हम मान रहे थे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है, हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, जो हम हाथों से जो पेशेंट किसी सर्फेस को टच करता है, जिसे हम सबसे बड़ा मेजर रोल मान रहे थे कोरोना वायरस के स्प्रेड में, वो एक्चुअली में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट जिन सर्फेसेस को रोज टच कर रहा था वहां पर तो कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा था, है ना। WHO जो है वो इसी स्टडी के बेसिस पे और बहुत सारी दूसरी स्टडीज के बेसिस पे ये कहता है कि ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना कंटामिनेटेड सर्फेसेस से, ये अब सेकंड मेजर रीजन बन गया है कोरोना वायरस के स्प्रेड का। यानी कि फर्स्ट मेजर रीजन आप जानते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो चुका है। ठीक है, और करंटली अभी ये माना जाता है कि जो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमारे सांस लेने से निकलती हैं या फिर हमारे छींकने से निकलती हैं, वो सबसे मेजर रीजन है। सेकंड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अभी सबसे ज्यादा डोमिनेंट रीजंस हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड के। ठीक है, ये जो प्रेजेंट स्टडी है ये कहती है कि जो फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पेशेंट ने सबसे ज्यादा टच किया है, वहां पर भी जो वायरस को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी लो है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है इस स्टडी का, क्योंकि ये तो कह रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, जो सर्फेसेस को टच करना, इसको आप जो रीजन मान रहे थे इतने टाइम से कोरोना वायरस के स्प्रेड का, वो रीजन एक्चुअली में उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि जो चीजें पेशेंट रोज टच कर रहा है वहां पर भी वायरस नहीं मिल रहा, है ना।
तो इसलिए WHO कहता है कि सबसे मेजर जो आप मेजर उठा सकते हैं या सबसे बेस्ट तरीका जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस को, वो है फेस मास्क का यूटिलाइजेशन और सेकंड है एनहांस्ड वेंटिलेशन, क्योंकि आप जानते हैं एयरबोर्न होता है वायरस, इसलिए आपको वेंटिलेशन अच्छा रखना है कि बाय चांस अगर आपके आसपास कोई वायरस है भी तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की बातें हुई हैं। तो इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में जिस इतने टाइम से हम मान रहे थे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कोरोना वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, वो एक्चुअली में गलत है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। सर्फेसेस पे जिन्हें पेशेंट ने खुद टच किया है वहां पर कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे मेजर रीजन जो है वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से 1 मिनट के अंदर अंदर जो पेशेंट है वो मिलियंस वायरस जो है वो एयर में रिलीज कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसेज का सबसे पहला सवाल हमेशा यही होने वाला है कि पैसेज को लिखे जाने का ऑथर का एम क्या था या मेन पर्पस क्या था। ऑप्शंस देखते हैं। ए में लिखा हुआ है कि एक नई थ्योरी बताई गई है और उस थ्योरी को टेस्ट करने का तरीका बताया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक थ्योरी बताई गई है और किस तरह से उस थ्योरी को टेस्ट किया गया है ये भी बताया गया है, लेकिन पैसेज का लिखे जाने का एम ये नहीं था, क्योंकि पैसेज में एक्चुअली में एक ऐसी थ्योरी बताई गई, एक ऐसी स्टडी बताई गई जो अभी की जो प्रेवलेंस स्टडी है ना उसे क्वेश्चन कर रही है। क्योंकि अभी की प्रेवलेंट स्टडी है कि भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन ये जो नई स्टडी आई है इसने हमारी आंखें खोल दी है। उसने हमें ये बताया है कि एक्चुअली में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उतना कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होता जितना एयरबोर्न ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, सो ए ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। बी है सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव टू एन आउटडेटेड थ्योरी, ये बात भी गलत है। ठीक है, ये थ्योरी आउटडेटेड नहीं है। आउटडेटेड वो थ्योरी तब होती जब वो अभी के टाइम के लिए सही नहीं होती। तो हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कोरोना वायरस फैल नहीं सकता, हम ये कह रहे हैं कि उसके फैलने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत कम है एज कंपेयर टू जो उसकी प्रोबेबिलिटी है एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलने की। इसलिए ये कोई ऑल्टरनेटिव थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरी सही है, लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस, उसे क्वेश्चन कर रही है ये नई थ्योरी। ठीक है, सो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी है इनिशिएटिंग अ डिबेट अबाउट अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी के टाइम में सब यही मानते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उन चीजों को टच नहीं करना है जहां पे पेशेंट ने टच किया था। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट तो है, ऑब्वियसली इनसे भी कोरोना वायरस फैल सकता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं फैल सकता जिस स्पीड से एयरबोर्न ट्रांसमिशन फैल रहा है। यानी कि सबसे मेजर रोल जो है कोरोना वायरस को स्प्रेड करने का वो एक्चुअली में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, जो कि अभी तक माना जा रहा था। इसी को ये स्टडी प्रूव करती है, इसलिए सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। Emphasizing the importance of individual studies over the studies of WHO, ये बात गलत है। हम ऐसा कहीं नहीं कहना चाह रहे कि WHO जो है वो बिल्कुल बेकार है और जो बाकी लोग स्टडीज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं पैसेज में, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब ये जो पैसेज में हमें स्टडी दी गई थी इसके हिसाब से जो कोविड-19 का एमिशन रेट है वो इनमें से किस बात पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं सीधे सीधे ये फैक्ट के फॉर्म में पैसेज में लिखा हुआ था। यहाँ लिखा है द एमिशन रेट ऑफ द वायरस वाज फाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फ्यू फैक्टर्स सच एज डिजीज स्टेज, पेशेंट एक्टिविटी एंड एज। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये वायरस के एमिशन रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन पे एज है, ठीक है, बी में स्टेज है डिजीज की, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है। टाइम इंटरवल यहाँ पर नहीं लिखा है, एक्टिविटी ऑफ पेशेंट भी लिखा है, सो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि ये एमिशन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 27 पेशेंट्स की स्टडी की गई और उसमें से ये पाया गया कि एक्सेल्ड ब्रेथ जो है 5 पेशेंट्स की जो अंडर 50 थे उनमें कोरोना वायरस मिला है। ठीक है, अब ये जो स्टडी है इसके अंदर पूछा जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किस बात को प्रूव करती है। अगर आप सिंपली स्टडी को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये स्टडी जो है वो ये बता रही है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है वो कितना खतरनाक है और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है
वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये स्टडी यही प्रूव करना चाह रही है। लेकिन अब आप ऑप्शंस देखिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यंग पेशेंट्स हैव हायर एमिशन रेट देन ओल्डर पेशेंट्स। कहीं भी पैसेज में कहीं भी ये बात नहीं दी गई है कि यंग पेशेंट्स जो है उनका एमिशन रेट सबसे ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो ये बात तो ये स्टडी प्रूव कर ही नहीं सकती। अगर आपने सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई 27 पेशेंट्स में से 5 पेशेंट्स जो थे जो यंग थे उनके अंदर एमिशन रेट ये पाया गया, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आपने पूरी स्टडी पढ़ी है अच्छे से, पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है ये स्टडी क्या प्रूव करना चाह रही है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। बी है वायरस एमिशन अकर्स स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो स्टडी है वो ये नहीं प्रूव कर रही कि अर्ली स्टेजेस पे पाई जाती है डिजीज, क्योंकि 5 पेशेंट्स जो हैं वो एक्सेल्ड ब्रेथ में उनके वायरस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है कोरोना वायरस एमिशन रिस्क इंक्रीजेस इन प्लेसेस दैट लैक गुड वेंटिलेशन। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्टली वो लोग ये नहीं लिखेंगे कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन को प्रूव कर रहा है, लेकिन एयरबोर्न ट्रांसमिशन किस बात से प्रूव होता है? इसी बात से प्रूव होता है ना कि जहां पर भी जिन जगहों पर अच्छी वेंटिलेशन नहीं होगी वहां पर कोरोना वायरस के फैलने की रिस्क ज्यादा होगी, क्योंकि एयरबोर्न ट्रांसमिशन की वजह से सबसे ज्यादा कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। और यही तो ये स्टडी प्रूव करना चाह रही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। डी है वायरस एमिशन इज एन इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूअस फिनोमेना। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाली जो स्टडी है जिसमें 27 पेशेंट्स को लिया गया था ये इस बात को प्रूव नहीं कर रही है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं कि भाई किस तरह से जो में आर्टिकल दिया गया है उसे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क है ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद कोविड-19, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, कौन कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा इन सब में से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एक ऐसा चोर जिसने कि इन्फेक्टेड बंदे का आईफोन चुरा लिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं पैसेज में साफ साफ स्टडी के अंदर भी ये बात कही गई है कि भाई जो फोन है या जो भी फ्रीक्वेंटली टच करी जाती है सर्फेसेस पेशेंट के द्वारा उस पे कोरोना वायरस के पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, ठीक है। तो फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड है अ फादर हु शेयर्स हिज रूम विथ हिज इन्फेक्टेड पर्सन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फादर और सन दोनों एक ही रूम में रहते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन जो है वो भी कमरे का उतना ही होगा, ठीक है, जितना नॉर्मली होता है। तो आप सोच सकते हैं अगर दोनों एक ही रूम में रहते हैं और मान लीजिए कभी 1-2 दिन भी अगर खिड़कियां और दरवाजे बंद रह गए तो आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो फादर के ऊपर है, क्योंकि इन्फेक्टेड सन जो है वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन की मदद से कोरोना वायरस को एयर में भेज देगा और जो फादर है वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखते हैं। अ डॉक्टर ट्रीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एवरी डे। बहुत रिस्क में होगा वो डॉक्टर ऑब्वियसली, लेकिन सबसे हाईएस्ट रिस्क उस इंसान को होगी जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन की वजह से इन्फेक्ट हो रहा है। डॉक्टर जो है वो उन सर्फेसेस को टच करता है जहां पे पेशेंट ने टच किया था, प्लस डॉक्टर्स पीपीई किट पहन के रहते हैं, तो उनको कोरोना वायरस होने का रिस्क बहुत कम है एज कंपेयर टू उस फादर को जो अपने बेटे के साथ सेम रूम में रहता है, ठीक है। फोर्थ है अ क्लर्क गोइंग टू ऑफिस बाय मेट्रो एवरी डे। अब मेट्रो के अंदर भी आपकी क्या होती हैं, सर्फेसेस होती हैं, तो हो सकता है कि मेट्रो के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हों, लेकिन हमने ये देखा था स्टडी के अंदर कि सर्फेसेस जो हैं वहां पर बहुत कम अमाउंट में कोरोना वायरस पाया गया है, मेजरली कोरोना वायरस पाया गया है एयर में, ठीक है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन से। तो जनरली हम जब मेट्रो की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर्फेसेस पे टच करने से क्या हो रहा है, और अगर वो जो क्लर्क है वो फेस मास्क पहन के जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन से वो अफेक्ट ही नहीं होने वाला। लेकिन अगर घर में एक फादर और सन साथ में रह रहे हैं एक रूम में, तो वो मास्क लगा के नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ में। सो सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो फादर को है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी बातों को हम पैसेज से कंक्लूड या इन्फर नहीं कर सकते? यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, यानी कि बाकी जो तीनों बातें होंगी उन्हें हम कंक्लूड कर सकते हैं
और एक ऐसी बात होगी जिसे हम कंक्लूड नहीं कर सकते इस पैसेज से, ठीक है। ए ऑप्शन है एयरबोर्न ट्रांसमिशन कैन प्ले अ मेजर रोल इन वायरस स्प्रेड। ये बात तो हम ऑब्वियसली कंक्लूड कर ही सकते हैं, पूरा पैसेज ही इसी बारे में है, तो ये तो करेक्ट होगा। वायरस एमिशन रेट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोविड-19। ठीक है, फर्स्ट स्टेज एंड अर्लियर स्टेजेस एक ही बात है, सो ये बात भी पैसेज में लिखी गई है, सो वी नो कि इस बात को हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सी है WHO classifies contact with contaminated surfaces as the most common route of virus transmission। यानी WHO जो है वो ये कह रहा है कि जो हमारा contaminated surfaces हैं उनको टच करना सबसे कॉमन रूट है वायरस ट्रांसमिशन का। ये बात बिल्कुल गलत है, इसे हम पैसेज से कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि पैसेज में डायरेक्टली ये बात लिखी गई है कि WHO जो है वो कंटामिनेटेड सरफेस से कॉन्टैक्ट जो है उसे सेकेंड मोस्ट कॉमन रूट मानता है, ठीक है, द मोस्ट कॉमन रूट नहीं मानता, ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर भी डी देख लेते हैं। वायरस इन द एक्सेल्ड ब्रेथ कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन ऑफ सर्फेसेस। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, पैसेज में लिखा हुआ है कि पार्शियली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो एक्सेल्ड ब्रेथ से वायरस निकल रहे हैं वो सर्फेस पे जाके चिपक जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैसेज के अंदर ऑथर की टोन किस तरह की है, ऑथर ने बात किस तरह से करी है, ठीक है। तो मुझे लगता है सिंपली ऑथर ने उस स्टडी के बारे में बताया है, हमें उस स्टडी से क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं वो सब हमें बताए हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। ए है इनडिफरेंट, यानी कि उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो रहा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात गलत है, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है, इसीलिए उन्होंने ये पैसेज लिखा है ताकि लोगों को पता चले कि फेस मास्क पहनने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बी है एनालिटिकल, यानी कि वो एनालिसिस कर रहे हो स्टडी की, ये बात गलत है। वो सिर्फ स्टडी के बारे में बता रहे हैं, स्टडी के फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वो कहीं भी स्टडी की एनालिसिस नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि स्टडी में ये अच्छी बातें हुई, ये बुरी बातें हुई। सो यहाँ पे एनालिटिकल भी नहीं है उनकी टोन, ठीक है। सी है ऑब्जेक्टिव, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी ऑथर की टोन ऑब्जेक्टिव होती है, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि वो सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं आपको, कभी भी वो अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देने वाली। इसका मतलब सीधे से ये हो गया कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टोन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑथर ने कहीं भी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दी है, उन्होंने स्टडी के बारे में बताया, उन्होंने WHO के बारे में बताया, कौन क्या कह रहा है ये सब बताया, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया है इस पैसेज में। सो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्रिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, किसी की बुराई नहीं की जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि WHO बेकार है या फिर ये जो स्टडी है ये बेकार है, ठीक है। सो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इस पैसेज की हेल्प से हम कौन से सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या है, ठीक है। अब आपको लगेगा पैसेज में ये तो कहीं नहीं दे रखा था, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पैसेज में ये दे रखा है। यहाँ लिखा हुआ है कि वायरस लेवल्स जो हैं वो 1 लाख से 1 करोड़ कॉपीज तक हो सकते हैं पर मिनट, अगर कोई एवरेज ब्रीदिंग रेट रखे ऑफ 12 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 लीटर्स की जो सांस है वो अंदर लेता है और बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या है, इसलिए ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। बी है व्हाट इज द एस्टिमेटेड एमिशन रेट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ कोविड-19। तो अब हमें लास्ट स्टेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट स्टेज या अर्लियर जो स्टेजेस होती हैं कोविड-19 की उसके बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1000 से 1 लाख RNA कॉपीज बन सकती हैं शुरुआती स्टेजेस में। लास्ट स्टेज का वी हैव नो आइडिया, सो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी है विच सर्फेस हैज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड, यानी कि ऐसी कौन सी सर्फेस है जो कंटामिनेटेड होने की जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। अब हमें ये पता है कि लो प्रोबेबिलिटी किस किस में है, फोन की सर्फेसेस में जो हमने सबसे ज्यादा टच की हैं उन सर्फेसेस में, हाथों पर, इन जगहों पर बहुत कम मिले हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसमें है ये हम नहीं जानते, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा, इसका जवाब हमें नहीं पता। डी है विच मेजर्स कैन प्रिवेंट एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टू सर्फेसेस, ये बात भी हम नहीं जानते। एयरबोर्न ट्रांसमिशन को कैसे प्रिवेंट करना है ये हमें पता है, हम जानते हैं अगर हम मास्क लगाएंगे तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांस जो है हमारी वो बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो वायरस टू सर्फेसेस
ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि जो वायरस निकल चुका है, रिलीज हो चुका है एयर में, वो जो सर्फेसेस पे जाके चिपक रहा है उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये अभी तक हम नहीं जानते। ठीक है, सो डी ऑप्शन भी गलत होगा। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इस पैसेज के हिसाब से इनकम्बेंट का मीनिंग क्या होना चाहिए, या फिर इस पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जो इनकम्बेंट से क्लोज रिलेशनशिप रखता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली ये यही पूछ रहे हैं कि इनकम्बेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर मतलब इसका क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, देखते हैं ए है कंटामिनेट। ठीक है, इनकम्बेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए आपको कोई ड्यूटी दी गई हो या कोई काम ऐसा है जिसके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई हो। ठीक है, तो इनकम्बेंट का यही मतलब है। कंटामिनेट का ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि कंटामिनेट का मतलब ये है कि आप किसी चीज को किसी चीज से या किसी चीज को इन्फेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि डायरिया जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर वायरस है या बैक्टीरिया है उसे हम खा रहे हैं तो हम इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज होती है कंटामिनेटेड। कोई चीज गंदी हो गई है, बेकार हो गई है, उसे हम कंटामिनेटेड कहते हैं। बी है मिनिमाइज, तो ये बात भी गलत है। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि आपको किसी चीज की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मतलब मिनिमाइज नहीं हो सकता, डिक्रीज करना नहीं हो सकता। सी है इन्फेक्टेड, ये बात भी गलत होगी। इनकम्बेंट का मतलब इन्फेक्ट होना नहीं होता है। ठीक है, डी है रिस्पॉन्सिबल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि आपको किसी चीज की जिम्मेदारी मिली है। और पैसेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है वायरस इन द एक्सहेल्ड ब्रेथ कुड बी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटामिनेशन ऑन द सर्फेसेस। आप समझ गए होंगे अब कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो रिस्पॉन्सिबल वर्ड जो है वो आपके पैसेज में आया है और इनकम्बेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑथर इनमें से कौन सी बात है जिससे अग्री करेंगे, यानी कि सीधी सी बात ये है, ऑथर उस बात से अग्री करेंगे जो बात उन्होंने खुद इस पैसेज में लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, breath samples of the same patient on different days show different virus emission rate। ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा था पैसेज में लिखा हुआ था कि सेम पेशेंट जो है उसे अगर हम अलग अलग दिन टेस्ट करेंगे तो उसकी जो वायरस को रिलीज करने की रेट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और इसका रीजन ये है कि ये जो वायरस की एमिशन रेट है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये एक स्पोराडिक इवेंट है जो कि पैसेज में साफ साफ लिखा गया है, इसलिए ऑथर इस बात से अग्री करेंगे। ठीक है, बी है मेटल सर्फेसेस हैव वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड, यानी कि मेटल सर्फेसेस जो है वहां पर वायरस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बात जो है ये हम पैसेज से हम कहीं भी पैसेज में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मेटल सर्फेसेस के बारे में वहां पे कोई बात नहीं हुई है। जो हमने 5 सर्फेसेस पढ़ी थी उसके अंदर मेटल सर्फेसेस की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए हम बी को गलत करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट हियर। सी है वायरस एक्सहेल्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन इज द मेजर रीजन फॉर कंटामिनेशन ऑफ सर्फेसेस, यानी कि जो सर्फेसेस गंदी हो रही हैं वो मेनली इसीलिए गंदी हो रही हैं क्योंकि इन्फेक्टेड जो बंदा है उसने अपनी एक्सहेल्ड ब्रेथ से वायरस रिलीज किए हैं। तो ये बात गलत है। हमने देखा था पैसेज में साफ साफ लिखा है कि ये जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंटामिनेशन ऑफ सर्फेसेस, तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेजर रीजन नहीं है, इसलिए इस बात से ऑथर अग्री नहीं करने वाले। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी है द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर सपोर्ट्स द बिलीफ दैट डायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट कैन स्प्रेड द वायरस फास्टर देन एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर जर्नल के अंदर, ये स्टडी इस बात को सपोर्ट करती है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन ज्यादा बड़ा रीजन है कोरोना वायरस की स्प्रेड के लिए, ना कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो डी ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो कि WHO के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि WHO के बारे में कौन सी बात सच थी। ठीक है, तो फर्स्ट है इट एक्नॉलेज दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सर्फेसेस इन क्लोज सेटिंग्स दैट लैक वेंटिलेशन कैन स्प्रेड द वायरस। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपको करेक्ट लगे, लेकिन जब आप पैसेज में जाके इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां लिखा है WHO एक्नॉलेज दैट कोरोना वायरस कैन बी एयरबोर्न इन क्लोज्ड सेटिंग्स, यानी कि जब भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तब कोरोना वायरस एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा पहले ही गलत हो गया। सेकंड देखते हैं,
classifies contact with surfaces as the least common route of virus transmission। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं पैसेज में दिया गया है कि ये जो कॉन्टैक्ट विद सर्फेसेस ये वाली जो चीज है ये वायरस ट्रांसमिशन की सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फर्स्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, टॉकिंग एंड सिंगिंग कैन स्प्रेड द नोवेल कोरोना वायरस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, WHO ने खुद ये बात कही थी। हम जानते हैं पैसेज में लिखा हुआ है कि जुलाई 9 को उन्होंने ये बात कही थी। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। We have now reached the end of the video. Hope you will look forward to our next session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।